मैं बस डीबीएमएस का सिलेबस एनालाइज कर रहा था और मैंने देखा कि ऑलमोस्ट 85% सिलेबस हमने मिड सेम वाली वीडियो में कवर कर लिया है। ठीक है, मिड सेम में ऑलमोस्ट 1 to 7 और 9th चैप्टर थे। एंड सेम के लिए रखा है इन्होंने 8th चैप्टर और 10th चैप्टर। ठीक है, तो इसका ओवरऑल वेटेज होता है 15%। ठीक है, टोटल वेटेज होता है जो बाकी का सिलेबस है हमारा। और मैं प्लेलिस्ट सर्च कर रहा था यूट्यूब पे, तो जो जो टॉपिक्स हमारे कॉलेज सिलेबस के रेलेवेंट हो वो सारी चीज़ें पढ़ पाए। ठीक है, तो उसके बाद मुझे टॉपिक्स वो सारे नहीं मिल रहे थे जो कॉलेज से मैच कर रहे हो, तो मैं गया चैट जीपीटी पे और उसको एक दो चीज़ें मैंने पूछी। ठीक है, उसने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया मुझे कि मैंने वो चैट बंद किया, दूसरा चैट खोला और सारे क्वेश्चंस उसी को ही बोल दिया एक्सप्लेन करने को। ठीक है, तो चैट जीपीटी से समझते हैं सारी चीज़ें, बहुत मज़ा आता है। चैट जीपीटी बहुत मस्त समझा रहा है। ठीक है, 8 चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। 8 चैप्टर है हमारा डेटाबेस सिक्योरिटी के ऊपर और 10th चैप्टर है हमारा PL SQL कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, मिड सेम वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो चल जाएगा, बस बेसिक एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ठीक है, डेटाबेस क्या होता है ये पता होना चाहिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पर 85% सिलेबस वही है मिड सेम वाला, तो एक बार एटलीस्ट 1.5x में 2x में इस वीडियो के बाद भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट्स अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो वहाँ स्किप करके थोड़ा लास्ट का पोर्शन देख लेना। लास्ट में हमने चैप्टर 9 देखा था गीक्स और गीक्स की वेबसाइट से, वहाँ एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, नहीं पता थोड़ा ऊपर ऊपर से पता है एसक्यूएल क्या है, ठीक है चल जाएगा। देखते हैं तो इस वीडियो में चैट जीपीटी को कुछ इस तरह मैंने प्रॉम्प्ट दिया है। ठीक है, ये चीज़ भी मैं शेयर करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इससे मैंने इंग्लिश में भी आंसर्स लिखवाए हैं, प्लस हिंदी में भी, इंग्लिश जो है उसमें भी लिखवाए हैं। तो समझने के लिए हम इंग्लिश यूज़ करेंगे, अभी इंग्लिश यूज़ करेंगे और मैं ये चैट शेयर कर दूंगा। तो यहाँ से जो एग्ज़ाम में आंसर्स लिखने हैं उसका सेम इंग्लिश का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है इसके पास, तो वो सेम चीज़ रिफ़र करके एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब नोट्स भी एक टाइप से हो जा रही है और एक्सप्लेनेशन भी हो जा रहा है इसकी तरफ से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको बोला था कि पी एल एस क्यू एल कॉन्सेप्ट और डेटाबेस सिक्योरिटी इन दोनों चैप्टर पे मैं बेस तेरे को क्वेश्चन दूंगा और तो इस तरह समझाना कि 10 साल के बच्चे को भी समझ आ जाए। ठीक है, और एग्जाम्पल यूज़ करने को बोले थे मैंने। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। वैसे तो नाम ही इसका मतलब बताता है, फिर भी पढ़ लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो सिर्फ नोट्स की तरह हुई, हम ये नहीं पढ़ रहे। और इसमें एग्जांपल्स बहुत मस्त मस्त यूज़ किया। ठीक है, आगे देखेंगे समझ आएगा। ये चीज़ अगर एग्ज़ाम में लिख देंगे ना, कॉलेज वाले हायर कर लेंगे, भाई तुम डेटाबेस की टीचर बन जाओ। ठीक है, तो हमने पहला चीज़ पूछी थी इसको, व्हाट इज़ एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सप्लेन एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, तो उसने कुछ इस तरह समझाया है। यहाँ से रीड अलाउड करते हैं। ठीक है, थोड़ा हिंदी में ऊपर नीचे हो जाता है इसका बोलना, पर समझ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ते पढ़ते। थोड़ा जूम कर लूँ क्या मैं? ठीक है, अब दिख रहा होगा। यहाँ से समझते हैं पहले क्वेश्चन से। ये बोल रहा क्यों नहीं है? एक सेकंड, मुझे पता नहीं ये बोल रहा क्यों नहीं है। अच्छा, मेरा ब्लूटूथ कनेक्टेड था, मुझे लगा ये बोल रहा क्यों नहीं है। एक्चुअली ईयरफोन्स पे बोल रहा था। ठीक है, अब बोलेगा। बिल्कुल समझते हैं। इमेजिन करो कि तुम्हारा दोस्त एक जादू का नोटबुक रखता है जिसमें वो अपने रहस्यमय इमेजिन करो कि तुम्हारा दोस्त एक जादू का नोटबुक रखता है जिसमें वो अपने रहस्यमय संदेश लिखता है। ये नोटबुक एक डेटाबेस की तरह काम करता है जिसमें सारी जानकारी स्टोर होती है। अब तुम्हारे दोस्त का एक नियम है, सिर्फ कुछ लोग हाय कुछ खास संदेश पढ़ सकते हैं। सिर्फ कुछ लोग ही कुछ खास संदेश पढ़ सकते हैं। ठीक है, उस बुक में से है। अब सोचो एक शरारती आदमी को जो अपने दोस्त के नोटबुक को धोखा देने की कोशिश करता है। इस आदमी को हम चालू दोस्त कहेंगे। नॉर्मल तौर पर लोग संदेशों को सामान्य तरीके से पढ़ते हैं,
लेकिन चालू दोस्त कोशिश करेगा नोटबुक में एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस घुसेरने की कोशिश करेगा। उम्मीद है कि जादू का नोटबुक उस एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस को मान लेगा बिना सवाल किए। कि कंप्यूटर में हम कुछ भी कोड करेंगे तो उसका जो भी आउटपुट होगा वो ऐसे देखने नहीं बैठेगा कि सही है गलत है, हालांकि चैट जीपीटी देखेगा, उसको कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तो आंसर नहीं देगा, पर एआई की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। एक स्टोरी बता रहा है ये, तो स्टोरी सुन लो पहले। डेटाबेस दुनिया में ये चालू हरकत को हम एसक्यूएल इंजेक्शन कहते हैं। एसक्यूएल एक ऐसा भाषा है जो नोटबुक डेटाबेस को समझ आता है। नॉर्मल तौर पर नोटबुक अपने दोस्त के लिखे ह्यू इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा और सही संदेश दिखाएगा। लेकिन अगर चालू दोस्त एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस घुसा दी तो डेटाबेस कंफ्यूज्ड हो सकता है और गलत संदेश दिखाने लगता है। एक उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारे दोस्त के नोटबुक में एक रूल है जैसे यूजर एक्स के संदेश दिखाओ, तो चालू दोस्त वहां कुछ ऐसा लिख सकता है जैसे यूजर एक्स के संदेश दिखाओ सब कुछ और डिलीट कर दो। अब नोटबुक ज्यादा भरोसा करते हुए दोनों इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकता है और सिर्फ यूजर एक्स के संदेश नहीं दिखा सकता बल्कि सब कुछ डिलीट भी कर सकता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सिंपल शब्दों में एसक्यूएल इंजेक्शन वो है जब कोई जादू का नोटबुक धोखा देता है और एक्स्ट्रा चालू इंस्ट्रक्शंस डाल के यूज गलत काम करने पर मजबूर करता है। इसीलिए जरूरी है कि तुम्हारा दोस्त यानी प्रोग्रामर ध्यान रखे कि नोटबुक सिर्फ सही इंस्ट्रक्शंस को ही माने और चालू दोस्त के चाले में ना आए। ठीक है, अब इसमें मेरे समझाने जैसा कुछ नहीं था, सब कुछ इसने समझा दिया कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। कोई भी इंसान कुछ गलत चीज़ डेटाबेस में डाल सकता है, तो वो प्रोग्रामर की जवाबदारी है कि वो देखे कुछ गलत ना डाल पाए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का ही है, क्रिप्टोग्राफी है, इस डेटाबेस सिक्योरिटी में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कह सकते हैं। देखते हैं इसने यहाँ भी कुछ स्टोरी बनाई होगी, बनाई है एक्चुअली। ठीक है, सुनते हैं। चलो इमेजिन करो कि तुम एक खास डायरी लिख रहे हो और तुम चाहते हो कि सिर्फ तुम ही और तुम्हारे खास दोस्त ही उससे पढ़ सके। लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसे डायरीज चुराकर किसी और को पढ़ना पसंद करते हैं। इस समस्या का समाधान होता है क्रिप्टोग्राफी, यानी कि लिखे हुए संदेशों को छुपा कर रखे। एन्क्रिप्शन एन्क्रिप्शन एक ऐसा जादू है जिसमें तुम अपने लिखे हुए सब कुछ को एक स्पेशल कोड में बादल देते हो। जैसे कि तुम अपने दोस्त को भेजते हो वैसे ही वो कोड पढ़ के ही समझ सकता है। लेकिन जो भी चुरा लेगा यूज समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो सिर्फ कोड देखेगा लेकिन असली संदेश को नहीं समझ पाएगा। जैसे कि तुम अपने डायरी में हेलो लिखते हो, वैसे हाई एन्क्रिप्शन से वो $8 बैन जाता है जिसे सिर्फ सही लोग समझ सकते हैं। डिक्रिप्शन, अब अगर तुम्हारा दोस्त डायरी पढ़ना चाहता है तो उसे एक स्पेशल कोड चाहिए होगा जिसे हम कहते हैं कि ये की वो स्पेशल चाबी है जो कोड को खुलता है। जैसे ही दोस्त वो की इस्तेमाल करेगा वो FIR से $8 को हेलो में बदल देगा। ठीक है, वैसे तो बहुत इजी टॉपिक है एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, पर मेरे पास इसके लिए एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ठीक है, एक वो देख लेते हैं। पता नहीं अभी होगा या नहीं, देख लेते हो, मिल जाना चाहिए शायद। क्रिप्टो जी, ठीक है, यहाँ मैंने कुछ मैसेज देखा, हेलो आई हेट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। ठीक है, इसने मुझे यहाँ पे कुछ क्रिप्टो जी बना के दिया है, इसको मैंने कॉपी किया पूरे को। अब मैं जा रहा हूँ इनकोग्निटो में, ये कॉपी करके समझो मैंने इस चीज़ को व्हाट्सएप पे किसी को भेज दिया। ठीक है, वेबसाइट का नाम क्या था, cryptoji.com। ठीक है, मैं फिर से उस वेबसाइट पे गया, cryptoji.com। अब मैंने इसको डिक्रिप्ट करने के लिए बोला, तो ये डिक्रिप्ट, देखो मैंने इसको सिर्फ यहाँ पे पेस्ट किया ये इमोजी वाला, और इसने मुझे डिक्रिप्ट करके दे दिया। अब की भी कुछ रख सकते हैं, ठीक है, पर उसने ऑप्शनल रखा है, मतलब कि कुछ पासवर्ड की तरह होगा। ये मैं नॉर्मल वाले पे आ गया, यहाँ पे मैं मैसेज चेंज कर सकता हूँ, आई हेट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आई लव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ सीक्रेट की रख दी, की को की ही रख दिया। ठीक है, इसको मैंने फिर से कॉपी किया। अब मैं ये मैंने इनकोग्निटो खोला है राइट साइड वाला,
ठीक है। यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ मैं और की डालता हूँ KEY, तो ये मेरा मैसेज खुल गया। ठीक है। तो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन इस तरह होता है। ये समझो लेफ्ट साइड वाला मेरा कंप्यूटर है और राइट साइड वाला समझो किसी और का कंप्यूटर है, जिसको मैंने व्हाट्सएप पे ये इमोजीज कॉपी करके भेज दिए। अब वो इमोजीज और की डालेगा अपने वाले कंप्यूटर पे, तो उसको मेरा मैसेज दिख जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैसेज में कुछ और चेंज करते हैं, तो रियल टाइम में चेंज तो नहीं हो रहा, पर यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं तो ठीक है, नहीं हो रहा रियल टाइम में चेंज शायद इसका। अच्छा राइट, इमोजीज चेंज हो गए होंगे, मैंने इमोजीज पेस्ट कर दिए और ये चेंज हो गया। ठीक है। तो रियल टाइम में इमोजीज चेंज हो रहे हैं, देखो नीचे यहाँ पे इमोजीज चेंज होते जा रहे हैं अपने आप, और यहाँ पे नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है। तो ये क्रिप्टोग्राफी है और इनका नाम भी उसी से ही इंस्पायर्ड है, cryptoji.com। तो ये एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन वाला हुआ। तो ठीक है, अगर समझ ना आया हो तो वैसे तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, समझ आ ही गया होगा। आगे पढ़ते हैं। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन हमने समझ लिया, हैशिंग क्या है वो तो हमने बहुत बार समझ लिया है पहले भी, डेटा स्ट्रक्चर में, DBMS में। ठीक है, फिर से देखते हैं। हैशिंग एक और तरीका है हैशिंग का। इमेजिन करो कि तुम अपने डायरी के हर एक पेज को एक अलग तरह से घिसकर स्पेशल नंबर बना लेते हो। हर पेज का अलग नंबर होता है, जैसे कि पहला पेज का नंबर 123, दूसरे का 456 और ऐसे ही। अगर कोई कोशिश करे कि पेज बादल कर चुरा ले, तो उसका घिसक घिसक नंबर भी बादल जाएगा। इस तरह हैशिंग से पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। तो क्रिप्टोग्राफी का ये जादू डायरी को सुरक्षित बनाता है, ताकि सिर्फ सही लॉग यूज पढ़ सके और कोई और नहीं। एन्क्रिप्शन से हम अपने संदेशों को सीक्रेट कोड में बादल देते हैं, डिक्रिप्शन के लिए स्पेशल की का इस्तेमाल करते हैं, और हैशिंग से पता लगाता है कि कुछ गड़बड़ हुई है या नहीं। इस तरह से हम अपने डेटा को चोरी होने से बचा सकते हैं। ठीक है, और कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, इसने ऑलरेडी बहुत मस्त स्टोरी बना के एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारा। तो इसको मैंने बोला था इंग्लिश में भी बता दे, क्योंकि इसने सिर्फ इंग्लिश में बताया था, तो ये चीज़ जो है इंग्लिश में सेम चीज़ है। एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो बता देगा। ठीक है, इसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, अगर ये रिफ़र करना है इंग्लिश में तो डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो, या फिर वीडियो के बाद भी अगर रिफ़र करना है तो यहाँ पे से देख सकते हो। ठीक है, अब ये इसने इंग्लिश में फिर से लिख दिया था सेम चीज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन। ये हमने FOC वाले वीडियो में भी पढ़ लिया था, क्लाउड सिक्योरिटी में। तो डेटाबेस सिक्योरिटी में फिर से आ रहा है, मतलब तो सेम ही है दोनों में। ठीक है, ये इंग्लिश वाला वर्जन है और ये इंग्लिश वाला। चलो यहाँ से भी पढ़ते हैं। चलो इमेजिन करो कि तुम्हारा एक छुपा हुआ अड्डा है और तुम चाहते हो कि सिर्फ तुम्हारे दोस्त ही उसमें आए। ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन वैसे ही है जैसे अड्डा के एंट्रेंस बार बाउंसर्स। बाउंसर्स मतलब बॉडीगार्ड की तरह ये कुछ कहना चाह रहा है। ठीक है, मैंने एक बार पहले स्टोरी ये वाली इसकी पढ़ी, तो गेट पे वॉचमैन या फिर बॉडीगार्ड की तरह। ठीक है। ऑथेंटिकेशन, सोचो कि तुम्हारे दोस्त को एक खास हैंडशेक पता है जो सिर्फ तुम्हारे साझे दोस्त ही जानते हैं। जब कोई अड्डा के एंट्रेंस पार आता है, बाउंसर चेक करता है कि क्या उन्हें वो सीक्रेट हैंडशेक पता है या नहीं। अगर हाँ, तो ये कंफर्म हो जाता है कि वो सच में तुम्हारा दोस्त है। डिजिटल दुनिया में ये कुछ इस तरह का है जैसे पासवर्ड डालना या अपने फोन को फिंगरप्रिंट से अनलॉक करना। ये सिस्टम तुम्हारा असली पहचान कैसे कंफर्म करता है। ऑथोराइजेशन, अब मान लो अड्डा में अलग अलग कमरे हैं और हर दोस्त को हर कमरे में जाने का अधिकार नहीं होता। जब कोई सीक्रेट हैंडशेक का टेस्ट पास कर लेता है, ऑथेंटिकेशन बाउंसर एक लिस्ट चेक करता है कि वो कौन कौन से कमरों में जा सकता है। कुछ दोस्त को गेमिंग रूम में जाने का परमिशन है, तो कुछ को लाइब्रेरी में जाने का। ये कदम डिसाइड करता है कि कोई किस रिसोर्सेज या जगह तक पहुंच सकता है, ऑथोराइजेशन कहते हैं। सीधे शब्दों में ऑथेंटिकेशन ये कंफर्म करता है कि तुम कौन हो, जैसे एक सीक्रेट हैंडशेक या पासवर्ड से, और ऑथोराइजेशन ये डिसाइड करता है कि जब तुम्हारा आइडेंटिटी कंफर्म हो गया है, तो तुम्हें क्या करना अलाउड है या कहां जाने की परमिशन है। ठीक है, इसे एक और एग्जांपल से समझे तो जैसे तुम्हारे फ़ोन पे लॉक स्क्रीन हुआ। अब वो लॉक स्क्रीन कब खुलेगा, जब उसे सच में पता चल जाएगा तुम्हारी फेस आईडी से या फिर तुम्हारे फिंगरप्रिंट से, टच आईडी से या फिर पासवर्ड डालने से उसे पता चल गया, फिर वो तुम्हारा फ़ोन खोल देगा। फिर तुमने व्हाट्सएप पे अलग से ऐप लॉक लगाया होता, किसी और यूट्यूब पे अलग से ऐप लॉक लगाया होगा, तो वो ऑथराइजेशन का खेल है कि फ़ोन अनलॉक तो हो गया, ठीक है, ऑथेंटिकेट हो गया,
कि तू है सच में, पर तेरे को और ज़्यादा एक्सेस देने के लिए तुझे और पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का एक और एग्जांपल हो गया। अब ये DAC, MAC और RBAC 3 मॉडल्स हैं। बताएगा ये चैट जीपीटी की क्या होता है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है और इंग्लिश में भी समझता है, ठीक है। बिल्कुल, सोचो कि तुम एक म्यूजियम के मालिक हो और तुम चाहते हो कि अलग अलग लोग अलग अलग एग्जिबिट्स तक पहुंचे। DAC, MAC और RBAC वैसे हैं जैसे अलग प्रकार के सिस्टम्स जो एक्सेस को मैनेज करने में मदद करते हैं। DAC, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। म्यूजियम ओनर की नजर से DAC मॉडल में तुम म्यूजियम के मालिक अपनी डिस्क्रेशन या कंट्रोल रखते हो कि कौन कहां तक पहुंच सकता है। ये किसी विशेष परमिशंस को व्यक्तियों को डीन जैसा है, जैसे कि तुम अपने आर्ट एक्सपर्ट दोस्त को पेंटिंग एग्जिबिट में जाने की परमिशन दे सकते हो लेकिन डायनासोर एग्जिबिट में नहीं। ये तुम्हारी डिस्क्रेशन पर डिपेंड करता है और तुम डिसाइड करते हो कि कौन क्या एक्सेस करेगा, उन पर तुम्हें भरोसा है। ठीक है, किसी ने लास्ट टाइम मुझे व्हाट्सएप पे बोला था चैट जीपीटी से पढ़े हुए वीडियो को देख के कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो उसने मुझे ये सजेशन दी थी। अब शायद इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, अब इंटरेस्ट आएगा। DAC हमने देखा कि हम जैसे तुम्हारे आर्ट एक्सपर्ट दोस्त को पेंटिंग एग्जीबिशन में जाने की परमिशन दे सकते हो लेकिन डायनासोर एग्जीबिशन में नहीं, ठीक है। MAC से देखते हैं। MAC, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। सिक्योरिटी लेवल्स वेल म्यूजियम। अब सोचो कि तुम और भी कंट्रोल ऐड करना चाहते हो। मैक मॉडल में हर एग्जिबिट को एक सिक्योरिटी लेवल मिलता है, जैसे टॉप सीक्रेट, सीक्रेट या पब्लिक, और हर विजिटर को एक सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है। विजिटर सिर्फ उन एग्जिबिट्स तक ही पहुंच सकता है जिनकी सिक्योरिटी लेवल उनके क्लियरेंस से कम या बराबर होती है। मान लो सिर्फ टॉप सीक्रेट क्लियरेंस वेल लॉग हाई रेयर आर्टिफैक्ट्स वेल हाई सिक्योरिटी वॉल्ट में जा सकते हैं। इसकी एक्सेंट तो बहुत ख़राब है, बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहा है। वही वाला सही था शायद, पर उसको MAC अच्छे से समझ आ गया होगा जिसने पिछली बार मैसेज किया था। ठीक है, समझते आगे। RBAC, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। रोल्स असाइन करने वाला म्यूजियम। RBAC मॉडल में तुम लोगों को रोल्स में ऑर्गेनाइज करते हो और हर रोल के स्पेसिफिक एक्सेस परमिशंस होते हैं, जैसे कि विजिटर, गाइड और क्यूरेटर रोल्स हो सकते हैं। एक विजिटर सिर्फ एग्जिबिट्स देख सकता है, गाइड कुछ एडिशनल एरियाज तक पहुंच सकता है और क्यूरेटर को सारे एग्जिबिट्स तक एक्सेस होता है और वो चेंजेस भी कर सकता है। ये रोल्स पार बेस्ड है जो लोगों के पास म्यूजियम में होते हैं। संक्षिप्त में DAC वैसा है जैसे व्यक्तिगत रूप से डिसाइड करना कौन क्या एक्सेस करेगा। मैक में सिक्योरिटी लेवल्स और क्लियरेंसेस होते हैं और RBAC रोल्स पार आधारित एक्सेस को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, ये समराइज किया था इसने, ये इंग्लिश में सही से किया था। इन समरी DAC इज़ लाइक पर्सनली डिसाइडिंग हु गेट्स एक्सेस। ठीक है, कौन किसको एक्सेस देना है वो खुद डिसाइड करेगा, म्यूजियम का ओनर। ठीक है, इसने वो एग्जांपल दिया था। MAC इन्वॉल्व सिक्योरिटी लेवल्स एंड क्लियरेंसेस। ठीक है, इसका भी अच्छा एग्जांपल दिया था। और RBAC ऑर्गेनाइजेस एक्सेस बेस्ड ऑन देयर असाइंड रोल्स। इसने 3 असाइन रोल्स लिए थे। विजिटर जो कि सिर्फ आ सकता है, गाइड को उससे ज़्यादा एक्सेस दिए थे और क्यूरेटर को तो चेंजेस करने के भी एक्सेस दिए थे। ठीक है, तो ये डिफरेंस हुआ DAC, MAC और RBAC में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने इसको बोला कि ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया था, अब PLSQL से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, PLSQL एक बार समराइज़ कर देता हूँ मैं। तो PLSQL का मतलब है प्रोसीजरल सीक्वल। ठीक है, प्रोसीजरल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। हमने SQL देखा था जिसमें हम कोड कर रहे थे, उसमें क्या करना है वो बता रहे थे हम, पर कैसे करना है वो नहीं बता रहे थे। हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स या फिर स्टूडेंट्स कुछ टेबल लिखा, तो हम बोले थे कि टेबल में से ये स्टार स्टार मतलब पूरा ही टेबल का डेटा लेके आ, पूरा ही टेबल लेके आ मेरे को, या फिर कॉलम का नेम दिया होगा सिलेक्ट के बाद, तो हमने उसको कहा बोला है कि तू ये कॉलम्स को लेके और उसको प्रिंट कर दे। ठीक है, सिलेक्ट स्टार मतलब पूरा टेबल लेके आ, फ्रॉम कौन सा टेबल का नाम है वहाँ से, तो सब कुछ प्रिंट कर देगा। पर कैसे प्रिंट करना है वो चीज़ हम उसको एक्चुअल में नहीं बता रहे थे। बट अगर हमें सेम कोड C++ या फिर जावा या पाइथन किसी भी लैंग्वेज में करना होता, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करना होता। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। SQL जो है क्वेरी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बट ये जो प्रोसीजरल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, इसमें हम सिर्फ इतना नहीं बताएंगे कि
क्या करना है, इसमें वो भी बताएंगे कि कैसे करना है। जैसे हम एसक्यूएल में यूजुअली सिर्फ उसको ऑर्डर देते थे, कमांड देते थे कि तू ये टेबल प्रिंट कर दे, कि तू ये टेबल में जाके इतना डेटा प्रिंट कर दे, ठीक है। जितने गर्ल्स और बॉयज़ में से टेबल में से सिर्फ बॉयज़ का डेटा प्रिंट कर दे या फिर सिर्फ गर्ल्स का डेटा प्रिंट कर दे। अब प्रोसीजरल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में हम इफ़ एल्स कंडीशंस भी यूज़ करेंगे, लूप्स भी यूज़ करेंगे, जो हम C++ में यूज़ करते थे, सारी चीज़ें प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज में यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली सब कुछ सेम ही होगा, C++ या फिर C भी अगर किया है तो प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज में भी सब कुछ समझ आ ही जाएगा। सिर्फ उनका सिंटैक्स डिफरेंस होगा, ठीक है। सिंटैक्स में थोड़ी थोड़ी चेंजेस है, पर फिर भी कोड पढ़ते ही समझ आ जाएगा। प्रिंटफ को यहाँ पे कुछ और लिखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखते हैं और कैसे सारी चीज़ें काम करती है। तो ये था प्रोसीजरल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कह सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने इसको बोला, ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कर्सर। कर्सर पहले इसका समझते हैं, फिर अपना देखते हैं, ठीक है। यू PLSQL में कर्सर एक ऐसा पॉइंटर या छोटा विंडो है जो आपको एक सिलेक्ट स्टेटमेंट द्वारा लाए गए रिजल्ट सेट के रोज में घूमने की अनुमति देता है। ऐसे सोचो जैसे एक वर्चुअल उंगली जो एक बार में सिर्फ एक रो को पॉइंट करती है, जैसे किसी टेबल या क्वेरी के रिजल्ट में। जब आप एक सिलेक्ट स्टेटमेंट चलते हैं जो डेटाबेस से डेटा लाता है, तो रिजल्ट सेट को एक मेमोरी एरिया में स्टोर किया जाता है, जिसे हम कर्सर कहते हैं। FIR आप कर्सर का इस्तेमाल करके रिजल्ट सेट के हर एक रो को एक एक करके फेच और प्रोसेस कर सकते हैं। ये आपको डेटाबेस से लाए गए डेटा को कदम से कदम पार कंट्रोल और मैनिपुलेट करने में मदद करता है। PLSQL में दो प्रकार के कर्सर्स होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट कर्सर्स सिस्टम द्वारा अपने आप बन जाते हैं जब कोई SQL स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, जबकि एक्सप्लिसिट कर्सर्स को प्रोग्रामर डिफाइन करता है ताकि यूज रिजल्ट सेट पर अधिक कंट्रोल माए। संक्षिप्त में एक बहुत मिस्टेक कर दी। जबकि एक्सप्लिसिट कर्सर्स को प्रोग्रामर डिफाइन करता है ताकि उसे रिजल्ट सेट पर अधिक कंट्रोल मिले। इम्प्लिसिट कंट्रोल्स जो है वो ओरेकल ने बनाए हुए हैं, ठीक है। वो बिल्ट इन होते हैं PLSQL में, जो कि जैसे सिलेक्ट का काम करता है, अपडेट काम करता है, ठीक है। जबकि जो बिल्ट इन होता है, इन शॉर्ट एक्सप्लिसिट वो होते हैं जो प्रोग्रामर बनाता है, जो पहले से PLSQL में नहीं होते, ठीक है। समराइज कर रहे हैं, फिर से समझ लेते हैं समराइजेशन में। एक कर्सर PLSQL में एक नेविगेशन टूल की तरह काम करता है, जो आपको क्वेरी रिजल्ट के रोज में घूमने और हर रो पर ऑपरेशन करने की अनुमति देता है। ठीक है, इसने कोई एग्जाम्पल नहीं यूज़ किया स्टोरी वाला लास्ट टाइम की तरह, तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं अपने वर्ड्स में। तो ये टॉपिक कौन सा था, कर्सर्स, ठीक है। तो एक चीज़ आती है यहाँ पे, जैसे PLSQL में मुझे कोई ए डिक्लेयर करना है वेरिएबल, तो यहाँ पे ए होता है और फिर इंट या फिर कोई भी डेटा टाइप जो हमारा है, ठीक है, वो डेटा टाइप होता है। और ये डिक्लेरेशन पोर्शन है, ठीक है। इसमें तीन सेक्शन में डिवाइड होती हैं चीज़ें। इस लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं। ऊपर डिक्लेरेशन पार्ट होता है, ठीक है, नीचे हमारा एग्जीक्यूशन पार्ट होता है और सबसे नीचे हमारा होता है ये एक्सेप्शनल हैंडलिंग वाला पार्ट, ठीक है। इसमें डिक्लेरेशन पार्ट के अंदर मैंने ये डिक्लेयर कर लिया ए नाम का वेरिएबल, इंटीजर टाइप है उसका, ठीक है। अब इसको मैंने अगर सिलेक्ट किया और कुछ कंडीशन दे दी, ठीक है, यहाँ पे स्टार इंटू वो मेरे किसी वेरिएबल में डालेगा, ठीक है। सिलेक्ट स्टार इंटू बेस्ट एम्प्लॉय, ये मैंने बेस्ट एम्प्लॉय एक वेरिएबल था, ठीक है, नहीं तो ए दे देता हूँ। ए मेरा एक वेरिएबल था, उसमें स्टार डाल देगा, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल में एक ही चीज़ डाल सकते थे हम, बट जैसे एरे होता था ना कि एक ही नाम पे बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, तो कर्सर उस तरह काम करता है कि एक ही नाम से बनाई हुई चीज़ में ये ए कर्सर नहीं है, ठीक है, ए वेरिएबल है। कर्सर एक होता है जो हर एक रो पे हर एक रो पे उसको फैच करते वक्त ऑपरेशंस परफॉर्म करने में काम करता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इसने बताया था, उसी से मैच करता हुआ लग रहा होगा। हर एक रो पे मतलब वेरिएबल में एक ही रो आ सकती है, ठीक है, एक ही रो फैच करके उसका डेटा डाल सकता है, एक ही चीज़ डाल सकता है वेरिएबल में, ठीक है। और कर्सर में बहुत सारी रोज एक टेम्पररी ब्लॉक में कह सकते डालता है, और फिर वो टेम्पररी ब्लॉक पे हर एक रो पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन करवाना होता है, तो वो करने में हेल्प करता है, ठीक है, कर्सर।
अब इसने एग्जांपल नहीं यूज़ किया, पर होपफुली अब समझ आ गया होगा कि कर्सर क्या होता है। ठीक है, कर्सर की तरह आगे ट्रिगर है, फंक्शंस भी है इसमें जैसे हमारे रेगुलर सी प्रोग्रामिंग में होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिगर समझाना है विथ प्रॉपर एग्जांपल। ये मैंने नहीं लिखा, ये क्वेश्चन में ही था। ठीक है, इसमें इसने कोड भी समझा है, कोड भी समझ लेते हैं इस बार कैसे चलता है। ठीक है, ये इसे पढ़ाते हैं। PL/SQL में एक ट्रिगर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो एक स्पेसिफिक इवेंट पार किसी टेबल या व्यू में ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। इसे ऐसे सोचो जैसे एक वॉचडॉग जब कुछ होता है वो एक्टिवेट होता है और प्रीडिफाइंड एक्शंस परफॉर्म करता है। मान लो तुम्हारे पास एक ऑर्डर्स टेबल, ये ई कॉमर्स साइट की बात कर रहा है। ठीक है, तुम्हारे पास एक ऑर्डर्स वाला एडमिन कंट्रोल्स में ऑर्डर्स वाला टेबल है। ठीक है, टेबल है जिसमें कस्टमर ऑर्डर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तुम चाहते हो कि हर नया ऑर्डर आने पर इन्वेंट्री अपडेट हो। यहाँ आता है ट्रिगर का यूज। SQL इस एग्जाम्पल में update_inventory नाम का ट्रिगर सेट किया गया है जो, ठीक है, ये वेरिएबल का नाम है update_inventory। तो इसने क्या किया है, क्रिएट और रिप्लेस ये सिंटैक्स है, ट्रिगर बनाया है, ये सिंटैक्स के अंदर ही आता है। ठीक है, ये ट्रिगर का नाम इसने दिया है अपडेट इन्वेंट्री। ठीक है, आफ्टर इंसर्ट ऑन ऑर्डर्स, ठीक है, ऑर्डर आने के बाद फॉर ईच ये इसने ये चलाया है, हर एक रो के ऊपर ऑपरेशन करना है। कुछ बिगिन से स्टार्ट होता है, एंड पे ख़त्म होता है। मैंने जो बोला ना कि 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है डिक्लेयर करने वाला, दूसरा एग्जीक्यूट करने वाला। तो एग्जीक्यूट करने वाले पार्ट में सबसे पहले बिगिन आता है, सबसे लास्ट में एंड आता है। इसमें वो कंपलसरी है, लिखना ही पड़ता है। ठीक है, तो बिगिन के अंदर इसने लिखा है, ये इसने कमेंट डाला है, डिक्रीज द इन्वेंट्री फॉर द प्रोडक्ट इन द न्यू ऑर्डर। इन्वेंट्री में एक प्रोडक्ट कम कर देना है क्योंकि उसका ऑर्डर आ गया है। ठीक है, तो अपडेट प्रोडक्ट सेट इन्वेंट्री इक्वल्स टू इन्वेंट्री माइनस न्यू क्वांटिटी। अगर 10 क्वांटिटी में किसी ने ऑर्डर किया है तो 10 क्वांटिटी कम कर दो इन्वेंट्री में से। वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी भी ऑर्डर के साथ साथ आई ही होगी, तो वो इसने ट्रिगर के अंदर अपडेट कर दिया। ठीक है, एक और ये कमेंट डाला है, लॉग द इवेंट इन द ऑर्डर लॉग टेबल। ठीक है, इंसर्ट इनटू ऑर्डर लॉग के अंदर ये ऑर्डर आईडी डाल रहा है, इवेंट का डिस्क्रिप्शन डाल रहा है, और वैल्यूज में इसने दी थी न्यू ऑर्डर आईडी, और इसने एक ये डाल दिया स्ट्रिंग की न्यू ऑर्डर प्लेस्ड, इन्वेंट्री अपडेट हो गया कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, तो अब समझते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है, अब ये भी समझा रहा है मतलब। इस एग्जाम्पल में update_inventory नाम का ट्रिगर सेट किया गया है जो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है जब कोई इंसर्ट ऑपरेशन ऑर्डर्स टेबल पार होता है। आफ्टर इंसर्ट ऑन ऑर्डर्स, हर नए रो ऑर्डर के लिए जो ऑर्डर्स टेबल में ऐड होता है, ट्रिगर वो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट के इन्वेंटरी को अपडेट करता है प्रोडक्ट्स टेबल में, और इवेंट को order_log टेबल में लॉग करता है। तो जब कोई न्यू ऑर्डर होता है, ट्रिगर इंश्योर करता है कि इन्वेंट्री एडजस्ट हो और इवेंट मैनुअल इंटरवेंशन के बिना लॉग टेबल में रिकॉर्ड हो। मतलब मैनुअल इंटरवेंशन का मतलब हमको एक एक बार ऑर्डर आने पे डेटाबेस में अपडेट ना करना पड़े। ये ट्रिगर ऑटोमेटिकली जैसे ही ऑर्डर आएगा ये डिटेक्ट करेगा और डेटाबेस में अपडेट कर देगा। इन्वेंट्री का डेटाबेस जो होगा उसमें नए ऑर्डर की क्वांटिटी माइनस करके अपनी इन्वेंट्री कितनी है वो बता देगा। ठीक है, तो ये था ट्रिगर जो किसी चीज़ के आने पे ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है और कुछ टास्क परफॉर्म करता है। टास्क परफॉर्म इस केस में इन्वेंट्री अपडेट करना था। ठीक है, तो ये था ट्रिगर, बहुत इजी चीज़ें हैं। एक्सप्लेन स्टोर्ड फंक्शन विथ प्रॉपर एग्जांपल। ठीक है, फंक्शंस भी हमने C++ में देखे हुए, सेम चीज़ ही है यहाँ पे, ये इंग्लिश में समझता है। PL/SQL में स्टोर्ड फंक्शन, PL/SQL में स्टोर्ड फंक्शन एक सेट ऑफ SQL स्टेटमेंट्स होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है और एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। इसे ऐसे सोचो जैसे एक छोटा प्रोग्राम जो तुम SQL क्वेरीज के अंदर उसे कर सकते हो। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक स्टोर्ड फंक्शन का उसे है जो एक ऑर्डर की टोटल प्राइस कैलकुलेट करता है। इस एग्जांपल में हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम calculate_total_price। ठीक है, पहले कोड समझ लेते हैं। इसने सेम सिंटैक्स लिखा है और फंक्शन का नाम दिया है ये कैलकुलेट टोटल प्राइस, मतलब टोटल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन है, इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, ये ऑर्डर आईडी इन नंबर होगा, रिटर्न करेगा ये एक नंबर टाइप का इज वी डॉट, ये इसने
एक वेरिएबल बनाया है नंबर टाइप का, जैसे मैंने बोला कि वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो ए और फिर उसका डेटा टाइप होगा, ठीक है। नंबर ये डेटा टाइप है और वी अंडरस्कोर टोटल अंडरस्कोर प्राइस, इसने जो फाइनल चीज़ जो रिटर्न करनी है फंक्शन में से वो बनाया है, ठीक है। रिटर्न नंबर इस वी, ये वेरिएबल का नाम है और ये रिटर्न टाइप है, डेटा टाइप है, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल प्राइस बेस्ड ऑन द ऑर्डर डिटेल्स, तो इसने सिलेक्ट, ये सब एसक्यूएल का ही पार्ट है, ठीक है। बिगिन और एंड के बीच में एसक्यूएल भी हम लिख सकते हैं। तो इसने बोला सिलेक्ट और फिर सम कर दिया कि क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर आया है। सपोज 2 क्वांटिटीज आई है और एक क्वांटिटी की प्राइस कितनी है, 10 रुपये है, तो 20 रुपये का ऑर्डर आया है, तो सम में 10 + 10 20 कर देगा और इंटू, ये इंटू इस वेरिएबल में डालने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इंटू एक कीवर्ड है जो कि एक वेरिएबल में डालने के लिए कुछ वैल्यू यूज़ होता है, तो ये सम जो आया उसने इस वेरिएबल में डाल दिया। ऑर्डर आइटम्स, ये टेबल का नाम बता दिया इसने, वेर ऑर्डर आई डी इक्वल्स टू पी डॉट ऑर्डर आई डी, मतलब जो ऑर्डर आईडी से ऑर्डर आया है वही ऑर्डर आईडी के टेबल के अंदर देखेगा और जो सम मिलेगा इसको क्वांटिटी और ये यूनिट प्राइस को लेके वो इस वेरिएबल के अंदर डाल देगा और रिटर्न ये वाला वेरिएबल, ठीक है। सिंपल, जो बाकी फंक्शंस होते हैं बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेम ही है। इस एग्जाम्पल में हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम कैलकुलेट अंडरस्कोर टोटल अंडरस्कोर प्राइस है। इसमें ऑर्डर आईडी पी अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी को इनपुट के रूप में लेते हैं और हर आइटम के लिए ऑर्डर में क्वांटिटी को यूनिट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल प्राइस कैलकुलेट करते हैं और रिजल्ट को रिटर्न करते हैं। इस फंक्शन को तुम इस तरह से एक एसक्यूएल क्वेरी में उसे कर सकते हो। एसक्यूएल select order underscore id calculate underscore total underscore price order underscore id as total underscore price from orders। ठीक है, ये कैलकुलेट टोटल प्राइस, ये इसने फंक्शन कॉल किया है और ऑर्डर आईडी, जिस चीज़ का ऑर्डर आया है उसकी ऑर्डर आईडी पास की है एज अ पैरामीटर, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे इसने ली है, यहाँ पे ये ब्रैकेट्स के अंदर जैसे हम फंक्शंस के अंदर ब्रैकेट बनाते हैं वो उसके अंदर पैरामीटर लेता है, नहीं, ये उसने वही चीज़ की है। पी ऑर्डर आईडी और नंबर होगा इसलिए नंबर डेटा टाइप, ठीक है। ये क्वेरी हर ऑर्डर के लिए ऑर्डर आईडी और कैलकुलेट टोटल प्राइस फंक्शन का यूज़ करके कैलकुलेट की गई हुई प्राइस, टोटल प्राइस को रिट्राइव करती है, ठीक है। जो कार्ट में फाइनल वैल्यू दिखाती है वो इस फंक्शन कॉल के बाद होगी कि क्वांटिटी कितनी है, एक क्वांटिटी की प्राइस कितनी है और फिर टोटल प्राइस वाला हमको फाइनल जो कार्ट वैल्यू होगी उस पर दिखाएगा पेमेंट पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्टोर्ड प्रोसीजर्स विथ प्रॉपर एग्जांपल, समझते हैं इंग्लिश में। PL/SQL में स्टोर्ड प्रोसीजर एक सेट ऑफ SQL और प्रोसीजरल स्टेटमेंट्स होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क या कुछ टास्क्स को परफॉर्म करता है। ये एक स्टोर्ड फंक्शन की तरह होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये कोई वैल्यू रिटर्न करे। स्टोर्ड प्रोसीजर्स अक्सर एक सीक्वेंस ऑफ SQL स्टेटमेंट्स को एनकैप्सुलेट करने के लिए उसे होते हैं और वो पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखें जिसमें एक स्टोर्ड प्रोसीजर है जो एम्प्लॉइज टेबल में एक नया एम्प्लॉय रिकॉर्ड इंसर्ट करता है। क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर एड अंडरस्कोर एम्प्लॉय सिंटैक्स और नाम number p underscore first underscore name in varchar2 p underscore last underscore name in varchar2 p underscore salary in number is begin insert a new employee record insert into employees employee underscore id first underscore name last underscore name salary values p underscore employee underscore id p underscore first underscore name p underscore last underscore name p underscore salary optionally perform additional tasks or validations here। ये हमने एसक्यूएल में पढ़ा था, वही चीज़ है कि टेबल के अंदर डेटा कैसे डालना है और ये सारे है ना पैरामीटर्स है, ठीक है। और ये प्रोसीजर का नाम है ऐड एम्प्लॉय, ये पैरामीटर्स इतने हैं, पैरामीटर्स बोल लो आर्ग्यूमेंट्स बोल लो, एक ही चीज़ है, ठीक है। और ये बिगिन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये कमिट डालना पड़ता है प्रोसीजर्स को ऐड करने के लिए, ट्रांजेक्शन को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो ये इसने टेबल के अंदर वैल्यूज़ डाली थी और यहाँ पे एंड कर दिया। आगे इस एग्जाम्पल में हमने एक स्टोर्ड प्रोसीजर बनाया है जिसका नाम एड अंडरस्कोर एम्प्लॉय है। इसमें एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी को पैरामीटर्स के रूप में लेते हैं और एक नया रिकॉर्ड एम्प्लॉइज टेबल में इंसर्ट करते हैं। तुम इस स्टोर्ड प्रोसीजर को इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हो। SQL कॉपी कोड begin add underscore employee 101 John Doe 50,000 end
ये प्रोसीजर को कॉल किया है ऐड एम्प्लॉय, और उसके अंदर ये सारा डेटा पैरामीटर्स पास किए हैं, और वो यहाँ जाके इंसर्ट इनटू में टेबल आईडी, टेबल के अंदर ये सारी चीज़ें जाके सेव हो जाएगी। ठीक है, कोई नया एम्प्लॉय आता है तो वो इस तरह ऐड एम्प्लॉय करके उसकी सारी डिटेल्स भेज देगा, तो वो चला जाएगा और टेबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन से सिमिलर ही है पर कुछ रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, देखते आगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कोड ही है इसमें, तो ये चैट जीपीटी क्या ही समझाएगा, तो हम समझ लेते हैं। ठीक है, कोड दोनों में हिंदी और इंग्लिश में सेम ही होगा। तो मैंने जैसे बोला कि 3 सेक्शंस होते हैं, ये बेसिक कोड है, इसमें एक्सेप्शनल हैंडलिंग वाला सेक्शन नहीं है, पर ठीक है बाकी 2 सेक्शन है इसमें, डिक्लेयर वाला और जो दूसरा एग्जीक्यूटेबल सेक्शन आता है बिगिन और एंड से जो स्टार्टर वो होता है। ठीक है, तो कोड लिखते ही इसमें अगर कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये डिक्लेयर कीवर्ड टॉप पे लिखना पड़ता है। ठीक है, डिक्लेयर से स्टार्ट होता है, जैसे सी में हमारा हैश इंक्लूड stdio.h से स्टार्ट होता था, इसमें अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो डिक्लेयर से स्टार्ट होगा कोड। ठीक है, और इसने ये वेरिएबल बनाया है, उसका नाम है ये v_sum_event। ठीक है, एक नाम है, जैसे तुम्हारा कुछ नाम है वैसे इसका भी ये नाम है। ठीक है, नंबर टाइप है इसका, तुम इंसान हो ये नंबर है। ठीक है, ये डेटा टाइप है, और इसमें असाइनमेंट इस तरह होता है। ठीक है, 0 वैल्यू अगर डालनी है इस वेरिएबल के अंदर तो कॉलन इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल टू स्टोर द सम, इसमें थोड़ा सा वेरिएबल मतलब वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू डालनी है तो उसका तरीका थोड़ा सा अलग है, कॉलन और फिर इक्वल्स टू करना पड़ता है। ठीक है, कॉलन ये है जो एंटर के पास वाले बटन में होता है, सेमी कॉलन के साथ में। ठीक है, कॉलन इक्वल्स टू 0 किया मतलब 0 वैल्यू जो है इसके अंदर हो गई होगी। ठीक है, कॉलन अगर नहीं डालेंगे तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर की तरह काम करेगा, जो सी प्लस प्लस में या फिर सी में डबल इक्वल्स टू होता है ना, यहाँ पे सिंगल इक्वल्स टू का मतलब वो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, और इस तरह कॉलन इक्वल्स टू डाला है मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो v_sum_even वाले इसके वेरिएबल के अंदर 0 डाल देगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो इसने क्या किया है, एक फॉर लूप चलाई है 2 से 100 तक, और बाय 2 किया है, डिवाइड बाय 2 किया है, और ये लूप जो है कीवर्ड है यूज़ करना पड़ता है, हम फॉर लूप चला रहे हैं तब। ठीक है, इसने बोला है लूप चलाई हमने इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 100। ठीक है, इवन नंबर्स के लिए ही सिर्फ लूप चलाई है, बाय 2 डिवाइड बाय 2 इसलिए किया है। फिर इसने ये वेरिएबल को अपडेट करते हुए लिखा है कि अगर इवन नंबर्स जितने भी इवन नंबर्स चलते हैं उनमें आई प्लस हो जाएगा। ठीक है, आई तो हमेशा इवन ही रहेगा क्योंकि हमने सिर्फ इवन नंबर्स के लिए फॉर लूप चलाई है। तो 0 से लेके 100 तक जितने भी इवन नंबर्स होंगे सबके लिए फॉर लूप चलेगी, और v_sum_even ये जो वेरिएबल का नाम है इसके अंदर वो चीज़ सम जो होगा स्टोर हो जाएगा, और फिर लूप को एंड करने के लिए हमको ये लिखना पड़ता है एंड लूप। ठीक है, ये प्रोग्राम पूछा जा सकता है एग्जाम में क्योंकि क्वेश्चन बैंक में ये एक ही प्रोग्राम था, या फिर कुछ और बनाना है तो इस तरह बना के लिख सकते हैं, डिक्लेयर में वेरिएबल डिक्लेयर कर लेने का, बिगिन और एंड लिख देने का पहले, उसमें बीच में जो चीज़ें लिखनी है वो लिख देने की। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे वो देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, dbms_output.put.line पुट अंडरस्कोर लाइन। ठीक है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ इक्विवेलेंट है तुम्हारे सी के प्रिंटफ से, और अगर सी प्लस प्लस वाले हो तो सी आउट से। ठीक है, और अगर जावा वाले हो तो system.out.println से। ठीक है, अगर पाइथन वाले हो तो प्रिंट से इक्विवेलेंट है, मतलब सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंस है। ठीक है, ये PL/SQL में अगर कुछ चीज़ प्रिंट करनी है तो ये लाइन यूज़ करनी पड़ती है, dbms_output.put_line। ठीक है, यहाँ पे अंडरस्कोर है, यहाँ पे अंडरस्कोर है, और ये बीच में डॉट है। ठीक है, इन चीज़ों की तरह काम करता है। तो इसने स्ट्रिंग डाली है सम ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 100, ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। और ये जो है डबल और ऑपरेटर की तरह हम सी प्लस प्लस में यूज़ करते हैं, और ये वेरिएबल का नाम दे दिया है। और ऑपरेटर मतलब ये वेरिएबल की जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। अगर तुमने जावा यूज़ किया हो तो उसमें प्लस के बाद हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं ना, उसी तरह ये और ऑपरेटर है। ठीक है, सी प्लस प्लस में सी में यूज़ होता है %d अगर इंटीजर है तो। ठीक है, इस केस में इंटीजर ही है, सम हमेशा इंटीजर ही होगा, तो %d की तरह काम करेगा, कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ। ठीक है, बाकी सिंटैक्स का एक डिफरेंस है, PL/SQL में कुछ इस तरह और ऑपरेटर और फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो वो वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, तो ये एंड कर दिया यहाँ पे, और ये हमारा कोड था PL/SQL का इवन नंबर्स का सम प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट कराना होता तो इसके अंदर ये वाले स्टेटमेंट, प्रिंट वाली स्टेटमेंट इसके फॉर लूप के अंदर ही डाल देते तो सारे इवन नंबर्स प्रिंट कर देता,
पर हमने इसमें सम पहले स्टोर किया, फिर वो सम को प्रिंट किया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे, इसने सेम हिंदी वाले वर्जन में भी लिखा है, और एक बार ये सिर्फ देख लेते हैं और फिर ख़त्म करते हैं वीडियो को। ठीक है, इस PL SQL ब्लॉक में एक वेरिएबल v अंडरस्कोर sum अंडरस्कोर even को इनिशियलाइज किया गया है जो सम को स्टोर करने के लिए है। FIR एक फॉर लूप का इस्तेमाल किया गया है जो 2 से 100 के बीच के इवन नंबर्स पर लूप करता है, हर कदम में 2 इंक्रीमेंट करके और उन्हें सम में ऐड करता है। एंड में dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन का इस्तेमाल करके सम को प्रिंट किया जाता है। ठीक है, तो ये था PL/SQL में कोड लिखने का तरीका। अब होपफुली कोड लिखने का तरीका भी पता चल गया होगा, तो अपने हिसाब से कोई भी कोड बनाना हो, अगर किसी और लैंग्वेज में भी बनाया हो तो इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, पाइथन की तरह नहीं है, सेमीकोलन मैंडेटरी है इसमें भी PL/SQL में। ठीक है, तो जो C++ जावा डेवलपर्स है उनके लिए एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, उनको सेमीकोलन डालने की आदत होगी। तो यही सब था हमारा बाकी का सिलेबस जो 15% था, करीब 40 मिनट लगे हैं ख़त्म करने में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो में। डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो इससे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। ठीक है, बाय।